गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल माधव एस्पायर। और आज हम कवर करेंगे 1 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला करंट अफेयर है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल्स 150th बर्थ एनिवर्सरी, पीएम मोदी अनवील स्टैम्प कॉइन और अमित शाह फ्लैग्स ऑफ रन फॉर यूनिटी। अब हमें पता होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल वही हैं जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया को फ्रेम करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने जब ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ था, इंडिया के ऊपर कब्जा किया हुआ था, तब जो प्रिंसली स्टेट्स होती थी, तब स्टेट्स नहीं होती जैसे अभी स्टेट्स है ना अलग अलग, वैसे तब स्टेट्स नहीं, तब प्रिंसली स्टेट्स होती थी। तो उनको जोड़ने में, उनको इकट्ठा करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद यही हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। इसके अलावा इन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज जो आईएएस आईपीएस होते हैं उन सब की फॉर्मेशन भी इन्होंने की थी। इसके अलावा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन अब इसमें एक और बात है कि अभी जब इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी थी, तब पीएम मोदी ने एक स्टैम्प को किया, अनवील किया है, दिखाया है। और एक कॉइन को, जो कॉइन है वो 150 रुपीज़ का कॉइन है। ये कॉइन कहीं यूज़ नहीं होगा, जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट ये उन्होंने अनवील किया। और इसके अलावा अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी, जो हमारे होम मिनिस्टर, उन्होंने रन फॉर यूनिटी भी किया गुजरात में। तो ये थी हमारी फर्स्ट न्यूज़। अब सेकंड न्यूज़ पे चलते हैं। सेकंड न्यूज़ क्या कह रही है कि फाइड वर्ल्ड चेस कप ट्रॉफी नेम्ड आफ्टर विश्वनाथन आनंद। अब हम सबको पता है कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे चेस बहुत ज़्यादा फेमस है। तो विश्वनाथ आनंद जो कि 5 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन है, उनके नाम पर जो फाइड है, जैसे फाइड क्या है, फाइड का मतलब जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में जो टूर्नामेंट कराती है उस बॉडी का नाम है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और जैसे जो फुटबॉल है, फुटबॉल की कराती है फीफा, वैसे ही चेस जो है उसकी कराती है फाइड। फाइड की कोई फुल फॉर्म नहीं है, स्पेनिश में ये फुल फॉर्म, लेकिन ओरिजिन इसको मेनली बोलते हैं हम इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। अब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन बोलते हैं, और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1924 में। 1924 में इसकी फॉर्मेशन हुई और इसका हेडक्वार्टर है लोसेन, स्विट्ज़रलैंड में। और जो इसके प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है आर्केडी डवोरकोविच। अब ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके अलावा इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस इतना पूछा जा सकता है कि जो अभी फाइड वर्ल्ड चेस कप की ट्रॉफी है उसको कौन से इंसान के नाम पर प्लेस किया गया। उनका नाम है विश्वनाथन आनंद, और ये 5 टाइम्स चैंपियन है और ये इंडिया के ही प्लेयर हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकंड न्यूज़। थर्ड न्यूज़ क्या कह रही है, ये अब थोड़ी इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है। थर्ड न्यूज़ है कि यूएस सिंगापुर अकाउंटेड फॉर 1/3 ऑफ एफडीआई ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 25 आरबीआई सेंसस। अब हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब, जैसे आसान शब्दों में हम कह सकते हैं, जैसे इन्होंने लिखा है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25, तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि 2024 से लेकर 2025 तक ये जो पूरा साल था इसको हम फाइनेंशियल ईयर 25 कहेंगे। ठीक है, तो 2024 से 2025 तक। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि यूएसए और सिंगापुर एक ऐसी दो कंट्रीज़ हैं जो जैसे 100% में से 1/3, 100 का 1/3 क्या होगा, 33%। 33% कौन सी कंट्रीज, मतलब सिर्फ यही दो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पूरा एफडीआई संभाला हुआ है। अब हमें यही नहीं पता कि एफडीआई का क्या मतलब है। अब हमें एफडीआई का मतलब पता होना चाहिए। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि जैसे हमारी जो कंट्री है उसमें कोई और कंट्री अपना पैसा लगाए तो इसको हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब जैसे गूगल है, गूगल यूएसए की कंपनी है, तो अब वो पैसा लगाए हमारी कंट्री में और अपना कोई ऐसे ऑफिस खोले और उसमें जॉब दे, एम्प्लॉयमेंट दे, तो इसको हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे देश में एफडीआई आएगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि यूएस और सिंगापुर ही हैं जो हमारे देश में 33% आउट ऑफ 100% एफडीआई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा और भी कंट्रीज होनी चाहिए जो हमें सपोर्ट करें। अगर सिर्फ 33% यही करेंगी, अगर कभी हमारी यूएस और सिंगापुर के साथ रिलेशंस और ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो फिर उसके बाद इतनी एम्प्लॉयमेंट हमारी घट जाएगी जिसकी वजह से देश को नुकसान होगा। तो इसलिए हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए गवर्नमेंट को जिससे हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिससे हमारे इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशंस हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ वो बढ़िया हों, और वो अपनी कंपनीज़ को हमारे देश में यूज़ करें, जो अपने नए प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में लेके आएँ, इन्वेस्टमेंट इंडिया में करें, मतलब एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में करें। हाँ, तो ये हमारी थर्ड न्यूज़ हो गई। इसके बाद हम चलते हैं अपनी फोर्थ न्यूज़ पर। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है कि शुड एआई बी इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ स्कूल करिकुला। अब इसमें लिखा है करिकुला, इस करिकुला का मतलब है स्कूल करिकुलम। ठीक है,
तो करिकुलम मतलब स्कूल का जो सिलेबस है उसमें क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो इस न्यूज़ में बोल रहे हैं कि हाँ, ये किया जा सकता है नेक्स्ट ईयर 2026 टू 2027 वाले जो हमारा ईयर है, इसमें बोल रहे हैं कि वो थर्ड क्लास से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड करेंगे। बट अब ये श्योर नहीं है कि वो ऐड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में ऐड करना इतनी ईज़ी नहीं है, क्योंकि हमारे पास वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। जैसे बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जैसे जर्मनी है, जैसे या जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खूब चल रहा है। लेकिन इंडिया में इतना चलना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि हम उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से यूज़ कर सकें, बच्चों को सिखा सकें। और उसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि क्या टीचर्स के पास वो एबिलिटी है? क्या आजकल के जो टीचर्स हैं, क्या वो पढ़ा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को? जबकि हमने कल की न्यूज़ में पढ़ा था कि सिर्फ 33% लोग ही ऐसे हैं, जनता ऐसी है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ ना कुछ पता है। बट तो यही बात है कि इसीलिए हमारा देश पीछे है कि हमारे टीचर्स वैसे नहीं हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है। तो हमारे गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, हमारे पास टीचर्स को ऐसी ट्रेनिंग दे जिससे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बच्चों को सिखा सकें। तो ये थी हमारी फोर्थ न्यूज़, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू था। इसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ न्यूज़ पर। अच्छा, ये एक अच्छा है, अगर कोई इसको फर्स्ट टाइम न्यूज़ से पढ़ेगा, जिसके पास एनालिसिस नहीं है, वो इसको समझ नहीं पाएगा। अब ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इंडिया गेट्स 6 मंथ वेवर फॉर ईरान पोर्ट। अच्छा, अब इसमें लिखा है इंडिया गेट्स 6 मंथ वेवर। अब हमें इसमें थोड़ी बहुत वोकैबुलरी भी पता होना चाहिए। अब वेवर का क्या मतलब होता है? वेवर का मतलब होता है छूट देना। अब हमें किसी को छूट दे दी कि हाँ तुम ये काम कर लो, तुम्हें छूट दे दी। और लिखा है फॉर ईरान पोर्ट। अब ईरान में पोर्ट की बात की जाए, पोर्ट तो कितने सारे हो सकते हैं ना ईरान में, तो ये कौन से पोर्ट की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं चाहबार पोर्ट की। अब चाहबार पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जो कि है ईरान में, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट की है इंडिया ने। इंडिया ने अपना पैसा चाहबार पोर्ट पे लगाया ताकि वो उसको यूज़ कर सके सीधा अफ़गानिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया में जा सके। अब हमें पता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंडिया है, तो इंडिया के टॉप लेफ्ट हैंड साइड में पाकिस्तान, और पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में ईरान। अब ईरान जैसे इंडिया से वाया अरेबियन सी हम लोग जा सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अपने ईरान में चाहबार पोर्ट में, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया, हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मुंबई या जैसे पोर्ट्स वाले जो इलाके हैं, मुंबई वाली साइड से, साउथ साइड से हम जा सकते हैं ईरान की तरफ, और जैसे हम ईरान की तरफ जाएँगे, फिर वहाँ से हम अफ़गानिस्तान जा सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम ऐसे ही, अगर हमारे पास ये चाहबार पोर्ट नहीं है, तो फिर हम कैसे जाएँगे अफ़गानिस्तान की तरफ? हम अफ़गानिस्तान के साथ अपने रिलेशन कैसे सही करेंगे? अपना जो ट्रेड है वो कैसे बढ़िया करेंगे? तो हमें पाकिस्तान से जाना पड़ता है, और पाकिस्तान के साथ तो हमारी वैसे ही बहुत लड़ाई है, तो पाकिस्तान हमें अफ़गानिस्तान जाने नहीं देगा, है ना? तो इसलिए हमने दूसरा रास्ता निकाला है कि हम चाबहार पोर्ट के थ्रू अफ़गानिस्तान जाएँगे, और उसके बाद सेंट्रल एशिया, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, इस साइड वाले जो इलाके हैं, इसमें भी अपना ट्रेड बढ़ाएँगे। तो इसलिए हम चाबहार पोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब ये बात है कि इंडिया गेट्स 6 मंथ वेवर फॉर ईरान पोर्ट। अब हमें छूट क्यों दे दी है 6 महीने की? अब इसमें आता है यूएसए का रोल, क्योंकि यूएसए और ईरान में ना आपस में ऐसे कट्टर लड़ाई चलती है, क्योंकि यूएसए चाहता है कि ईरान जो है वो ना न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, जिससे वो भी एक अच्छा, मतलब जिसके उसके पास भी डिफेंस की ऐसी चीज़ें हों जिससे वो अपने देश को बचा सके। तो इसलिए वो उसकी टेस्टिंग ईरान में खुद ही करते रहते हैं। तो यूएसए को प्रॉब्लम है कि क्यों बना रहा है ईरान? ईरान अगर बनाएगा तो वो हमारी बराबरी कर रहा है, ये है, वो है। तो इसलिए यूएसए और ईरान की समझो फाइट चलती रहती है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स ईरान बना रहा है इसीलिए। तो इसी कारण ना यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए। अब हमें सैंक्शंस लगा दिए ईरान पे। अब हमें पता होना चाहिए सैंक्शन क्या होते हैं। सैंक्शन का मतलब होता है पेनल्टी, कि उस पे उन्होंने ईरान पे पेनल्टीज लगा दी हैं कि ये कुछ भी करेंगे हम इस पे पेनल्टी लगा देंगे, हम इस पे पैसा लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये बात है यूएसए और ईरान के बीच की लड़ाई की। अब तो इसमें इंडिया का क्या रोल है? अब इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की हुई है ईरान के चाहबार पोर्ट पे, कि ईरान के चाहबार पोर्ट पे ईरान के चाहबार पोर्ट को यूज़ करेंगे। लेकिन यूएसए चाहता है कि, यूएसए एक ऐसा देश है, वो चाहता है कि उसके आस-पास वाली जो कंट्रीज़ है ना, जिसके साथ उसकी दोस्ती थोड़ी बहुत भी है, वो भी उसके दुश्मन को अपना दुश्मन माने। लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता ना, इंडिया एक न्यूट्रल कंट्री है, और एज़ अ न्यूट्रल कंट्री इंडिया का रोल यही है कि वो अब ईरान को भी यूज़ करे, यूएसए को भी यूज़ करे, क्योंकि हमें तो अपना फ़ायदा देखना है ना। तो वो अभी ईरान का चाहबार पोर्ट यूज़ करेगी ताकि वो सेंट्रल एशिया में जाके, अफ़गानिस्तान में जाके अपना ट्रेड बढ़िया कर सके और अपने रिलेशंस अच्छे कर सकें। तो इसी कारण ये है कि हमें ये पता लगा कि यूएसए कितना मतलबी देश है, कि यूएसए भी चाहता है कि जिसके साथ वो दुश्मन है, उसके साथ ही बाकी कंट्री भी दुश्मन रहे। बट ऐसा हो नहीं सकता ना।
तो लेकिन अब ये बात है कि 2018 में जब यूएसए और इंडिया के रिलेशन अच्छे थे, तब यूएसए ने बोला था कि हाँ, हाँ, तुम कोई काम कर लो, तुम चाबहार पोर्ट को अच्छे से यूज़ कर लो। लेकिन अब इन्होंने बोल दिया है कि तुम ये चाबहार पोर्ट को अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते। तो जो इंडिया के डेरोगेटरीज़ जितने भी इंडिया के वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑफ़िसर्स हैं, बड़े मिलिट्री ऑफ़िसर्स हैं, उन्होंने यूएसए के ऑफ़िसर से बात की कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो हमें कुछ मंथ का टाइम दे दो। तो यूएसए ने रहम खाते हुए इंडिया पे 6 महीने की छूट दे दी कि 6 महीने तुम लोग बिना किसी टैक्स के, हम तुम पे टैक्स नहीं लगाएंगे, हम तुम पे कोई सेंक्शन नहीं लगाएंगे चाबहार पोर्ट पे इंडियन कंपनीज पे कि और अब तुम लोग इस पे 6 महीने तक काम कर लो। लेकिन 6 महीने बाद ये नहीं कि हम लगाना शुरू कर देंगे, उस पर भी डिसाइड करेंगे। तो अभी इसलिए जो यूएसए ने ईरान के ऊपर जो सेंक्शन लगाए थे, मतलब तो चाबहार पोर्ट भी ईरान में है, तो ईरान पे जो सेंक्शन लगाए थे मतलब इंडिया पे भी लगे हैं, क्योंकि इंडिया ही यूज़ कर रहा है चाबहार पोर्ट को। तो इसलिए अभी वो 6 महीने के लिए सैंक्शन हटा दिए हैं। 6 महीने के लिए इंडिया यूज़ कर सकता है चाबहार पोर्ट को, लेकिन उसके बाद फिर से डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना है। तो ये देखो कितनी इंटर रिलेटेड न्यूज़ थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी सिक्स्थ। और हाँ, इस न्यूज़ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्यों हुआ, कि ताकि इंडिया चाबहार पोर्ट को यूज़ करके अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया पे में अपना ट्रेड बढ़ा सके। और दूसरी चीज़, ये चाबहार पोर्ट है, ये किन 2 कंट्रीज़ ने डेवलप किया है? इंडिया और ईरान ने आपस में मिलकर। इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया और ईरान के पास था, तो उन्होंने आपस में इन्वेस्टमेंट करके डेवलप करके चाबहार पोर्ट को बढ़िया किया, ताकि वो आगे इंडिया इसको यूज़ कर सके। ठीक है, तो ये थी हमारी 5th न्यूज़। अब हम चलते हैं 6th न्यूज़ पे। ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है, द हिंदू की न्यूज़ है ये, कि ट्रम्प और शी, अब शी अच्छा पूरी न्यूज़ एक बार पढ़ देते हैं। ट्रम्प और शी बोन होमी एंड रेफरेंस टू G2 में इम्पैक्ट इंडिया एंड क्वाड। अच्छा, अब हम एक बार पढ़ेंगे ना, हमको समझ नहीं आएगा। अब बोन होमी का मतलब क्या है? अब आधी जनता को ये नहीं पता होगा बोन होमी का मतलब क्या है। बोन होमी का मतलब है फ्रेंडशिप। इसमें लिखा है ट्रम्प, ट्रम्प मतलब डोनाल्ड ट्रम्प, और शी है चाइना के प्रेसिडेंट हमारे शी जिनपिंग। तो ट्रम्प और शी जिनपिंग की जो फ्रेंडशिप है वो रेफरेंस दे रही है G2 को, और जो कि इम्पैक्ट कर सकती है इंडिया और क्वाड को। ठीक है, अब ट्रम्प और शी जिनपिंग की दोस्ती से क्या मतलब है? इससे मतलब है कि ट्रम्प और शी जिनपिंग आपस में अच्छे वो रिलेशन बना रहे हैं, ताकि आपस में दोनों को फ़ायदा हो, चाइना को यूएसए से फ़ायदा हो और यूएसए को चाइना से फ़ायदा हो। तो इसी बात पर उनकी फ्रेंडशिप बढ़ रही है, और फ्रेंडशिप बढ़ाते बढ़ाते वो सोच रहे हैं कि इससे पर, लेकिन अगर इन दोनों की दोस्ती बढ़ गई ना, तो इंडिया को नुकसान होगा, क्योंकि यूएसए चाइना पे पहले टैक्स लगा रहा था, और चाइना भी आपस में पूरा उसको लड़ाई दे रहा था कि मैं भी तुम पे टैक्स लगा रहा हूँ। तो ऐसे आपस में दोनों एक दूसरे पर टैक्स लगा रहे थे, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज जो आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली भी, डिफेंस के वाइज भी, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है, यूएसए और चाइना। तो ये अगर इनकी दोस्ती आपस में होगी तो इंडिया को नुकसान होगा, क्योंकि ये फिर इंडिया को टैकल करेंगे दोनों मिलकर। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि ये G2 ग्रुप बना लें। अब G2 ग्रुप क्या है? G2 ग्रुप मतलब ग्रुप ऑफ 2 कंट्रीज। अब ये कौन सी 2 कंट्रीज है? एक होंगी यूएसए और एक होगी चाइना। अगर ये ग्रुप बन गया तो फिर बुरा हाल होगा, क्योंकि लेकिन अभी पीछे हमने देखा कि चाइना और इंडिया के रिलेशन अच्छे हो रहे थे। उन्होंने बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे आपस में, जो गलवान वैली वाला इशू था उसको रिजॉल्व करने के लिए आपस में बॉर्डर, नए तरीके से बॉर्डर बनाने स्टार्ट किए, ताकि इंडिया और चाइना के आपस में रिलेशन अच्छे हो जाए। लेकिन अब ये न्यूज़ आ गई है कि ट्रम्प और शी जिनपिंग की आपस में दोस्ती बढ़ रही है। तो ये न्यूज़ है कि हमें लग रहा था पहले कि RIC एक ग्रुप बन जाएगा। RIC कौन सा ग्रुप है? रशिया, इंडिया और चाइना, कि ये एक ग्रुप बन जाएगा और ये टैकल करेंगे तीनों मिलकर यूएसए को। लेकिन अब न्यूज़ आ रही है कि यूएसए और चाइना आपस में दोस्ती बढ़ा रहे हैं, और इसके कारण इंडिया को तो इम्पैक्ट होगा ही होगा, साथ में क्वाड को भी इम्पैक्ट होगा। अब हमें पता नहीं चाहिए कि क्वाड क्या है। अब आधी से ज़्यादा जनता ऐसी है जिसको क्वाड का मतलब नहीं पता होगा। क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल समझ लो। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स। अब 4 साइड्स से हमारा क्या मतलब है? 4 साइड से मतलब हमारे इस क्वाड ग्रुप में 4 कंट्रीज हैं। एक आती है इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड ग्रुप का मेन फंक्शन ये था कि ये इंडो पैसिफिक रीजन को सेफ करेंगे, सेफगार्ड करेंगे, ताकि चाइना इसकी तरफ ना आ सके। अब चाइना एक ऐसी कंट्री है जो चाहती है कि पूरी दुनिया में मेरा कब्जा हो। चाइना अपने पर्ल वाला इशू, पर्ल, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यूज़ कर रही है। इसके अलावा वो साउथ चाइना सी पर अपना दबदबा बना रही है। मतलब ये जो एशियन साइड वाली कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर अपना दबदबा बना रही है। उसके साथ साथ ये चाहते हैं कि इंडियन ओशन में भी आएँ, इंडो पैसिफिक रीजन पर भी अपना कब्जा करें। तो ऐसा चलेगा नहीं। इसलिए इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर ये बनाया था ग्रुप कि हम टैकल करेंगे चाइना को। ठीक है, तो लेकिन अगर ट्रम्प और चाइना की दोस्ती बढ़ जाएगी तो फिर तो नुकसान होगा इंडिया को। तो ये थी हमारी इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और ग्रुप है ऑकस करके। ऑकस जो ग्रुप है उसमें से ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, इनका भी रोल था कि चाइना को काउंटर करेंगे, क्योंकि बाकी रीजन्स में भी चाइना चाहता है कि
वो आगे बढ़े और अपने देश को आगे बढ़ाए। चाइना, वैसे भी चाइना एक ऐसा नेशन है कि अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए ऑकस बना था जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, ये तीनों थे। बट अब इसका कोई रोल नहीं ना रहेगा, क्योंकि अगर ट्रंप अकेला ही निकल पड़ा है तो फिर क्वाड भी नीचे चला जाएगा। क्वाड में यूएसए भी है, ऑकस में भी यूएसए है, तो यूएसए तो हट ही जाएगा ना। तो फिर यूएसए और चाइना अपना ही एक G2 ग्रुप बना के चल पड़ेंगे, और उसके बाद इफेक्ट पड़ेगा बाकी कंट्रीज़ पे। तो ये थी ये न्यूज़। लेकिन अब इसमें एनालिसिस वाली बात ये है, इसमें एनालिसिस वाली बात ये है कि यूएसए चाइना के साथ अपनी दोस्ती क्यों बढ़ा रहा है। यूएसए चाइना के साथ अपनी दोस्ती इसीलिए बढ़ा रहा है क्योंकि उसको चाहिए रेयर अर्थ मिनरल्स, क्योंकि चाइना ही एक ऐसी कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स है। अब रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होता है? रेयर अर्थ मिनरल जैसे जर्मेनियम, सिलिकन, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसका यूज़ हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में, या फिर कोई भी चीज़, कोई भी लैपटॉप, कंप्यूटर, उसमें चिप्स लगती हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स, और भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो उसका जो यूज़ किया जाता है वो इन डिफेंस की चीज़ों में और इन सब चीज़ों में बहुत किया जाता है। और अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो उनका डिफेंस का काम नहीं बनेगा। तो यूएसए चाहता है कि वो ट्रेड कर ले रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना से, और उनकी दोस्ती आगे बढ़ती रहे। ठीक है, और बदले में यूएसए क्या देगा उसको? यूएसए देगा सोयाबीन, क्योंकि उनका सोयाबीन बहुत चलता है। तो वो कहते हैं सोयाबीन देगा और थोड़ी बहुत टैरिफ कम कर देगा। ठीक है, 47% टैरिफ कम कर देगा, क्योंकि पीछे इंडिया और चाइना और यूएसए की ट्रेड वॉर चल रही थी, वो उस पर टैक्स लगा रहा था, वो उस पर टैक्स। तो यूएसए बोल रहा है कि मैं थोड़ा बहुत टैक्स कम कर दूंगा, अराउंड 47% टैक्स कम कर दूंगा आउट ऑफ 245 में से। ठीक है, तो ये थी हमारी 6th न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी 7th न्यूज़ पर। 7th न्यूज़ क्या कह रही है? अच्छा हाँ, लेकिन पिछली न्यूज़ में एक ये भी चीज़ थी कि ये अभी डिसाइड नहीं हुआ कि G2 ग्रुप बन जाएगा। अभी ये सिर्फ इनफॉर्मल बात है, फॉर्मली अभी डिसाइड नहीं हुआ कि यूएस और चाइना ग्रुप बना लेंगे। बस ये अभी सिर्फ न्यूज़ में आया था तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम आएंगे अपनी 7th न्यूज़ पर। 7th न्यूज़ क्या कह रही है? 7th न्यूज़ कह रही है ओवर 600 MOUs वर्थ ₹12 लाख करोड़ साइंड एट द मैरीटाइम वीक। अब हमें MOU का मतलब पता होना चाहिए। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि ऐसी डॉक्यूमेंट साइन किए गए हैं अराउंड 600, जिसकी वर्थ है अराउंड 12 लाख करोड़, और एट द मैरीटाइम वीक। मैरीटाइम से हमारा क्या मतलब है? मैरीटाइम से हमारा मतलब है कि ओशन के थ्रू जो भी चीज़ें होती हैं नेवी की, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, ट्रेड, जो कि पोर्ट्स बने ओशन, इसका मतलब है मैरीटाइम। ठीक है, जो इंडिया का 70% ट्रेड है ना, वो ओशन के थ्रू होता है, कि सारा सामान जो भी तेल जाएगा, रशिया से तेल आता है, वो भी ओशन के थ्रू आता है। ऐसा तो नहीं है कि पाइप से भेज देंगे रशिया से इंडिया, ऐसा तो होता नहीं है। तो वो तेल आता है हमारा ओशन के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन शिपिंग मतलब कि हम उतना कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ ना, कार्बन रिलेटेड चीज़ों का यूज़ ना करें। जैसे हम ओशन में कोई चीज़ लेके जाते हैं तो कितना वो मतलब कि वो कितना गंद पड़ रहा है ओशन के थ्रू, क्योंकि ऑयल स्पिलिंग हो जाती है कभी कभार, और इसके कारण हमारा ओशन ख़राब हो रहा है, एक्वाटिक एनिमल्स को खतरा है। तो हम चाहते हैं कि हम ग्रीन शिपिंग करें। ग्रीन शिपिंग का मतलब है कि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से ये जो ट्रेड है वो करें। इसके अलावा वाटरवेज भी बनाए जाएंगे जिसके थ्रू ट्रेड किया जाएगा। हाँ, तो बस यही था कि हमें मैरीटाइम का मतलब पता होना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि ग्रीन शिपिंग क्या है, और मैरीटाइम चीज़ एक वर्ड जो है वो क्या है, तो ये पता होना चाहिए। तो ये थी हमारी 7th न्यूज़। अब इसके बाद एक यूएसए की न्यूज़ है। हाँ, यूएसए की न्यूज़ क्या है कि 8th न्यूज़ यूएसए की, माई वाइफ इज़ नॉट अ क्रिश्चियन, हैज़ नो प्लान्स टू कन्वर्ट यूएस, वीपी वैंस क्लैरिफाइज एमिड्रो। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए कि वैंस कौन है। वैंस इसमें है जेडी वैंस कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ये हमारे जेडी वैंस, और इनकी जो शादी हुई है वो ये उषा वैंस के साथ, जो कि अब हमें वर्ड से पता लग रहा है, कि नाम से पता लग रहा है कि उषा वैंस, तो ये तो हिंदू है। ठीक है, हिंदू या इंडियन है। ठीक है, तो इंडियन है तो वो कौन से रिलीजन से हैं? वो हिंदू रिलीजन से हैं। तो इसमें जेडी वैंस ने किसी ना अपनी एक वो कहीं गए हुए थे किसी मीटिंग में, तो उन्होंने वहाँ पर बोल दिया माई वाइफ इज़ नॉट ए क्रिश्चियन, और उनका भी प्लान नहीं है कुछ कन्वर्ट करने का। लेकिन इससे पहले 2-3 कोई और मीटिंग्स से उन्होंने जेडी वैंस ने बोल दिया था कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ भी मेरी तरह क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अभी उसके कारण मीडिया ने इनको बहुत ज़्यादा वो किया कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि आपकी वाइफ अपना धर्म चेंज कर ले। वो तो उनके ऊपर है ना कि उनको धर्म चेंज करना है कि नहीं करना, उनको रिलीजन चेंज करना है कि नहीं करना। तो और यूएसए में ज़्यादातर लोग 67% के अराउंड लोग क्रिश्चियन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडियन लोग भी बहुत कम है। इंडियन यूएसए में बहुत सारे इंडियंस हैं और उनका रिलीजन हिंदू है। इंडियन रिलीजन वाले हिंदू लोग ज़्यादा ही हैं। ठीक है, तो इससे वो चाहते हैं कि तो इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला जेडी वैंस को, और इसलिए फिर उन्होंने अपनी जो नेक्स्ट मीटिंग थी उसमें बोल दिया कि माई वाइफ इज़ नॉट ए क्रिश्चियन, और उनका कोई प्लान नहीं है अभी कन्वर्ट करने का।
ताकि वो बच जाएँ मीडिया के बैकलैश से, मीडिया जो उनको बोल रही थी उससे बच जाएँ, ठीक है? तो इसलिए उन्होंने बोल दिया। और जेडी वेंस खुद क्रिश्चियन है, तो वो चाहते थे कि उनकी वाइफ भी कर ले, लेकिन जो बैकलैश मिला उसके कारण उन्होंने ये बोल दिया आके कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी उनका कोई प्लान नहीं है। बस मेरी इच्छा थी कि क्या पता वो भी कर ले। तो बस ये बात थी, ठीक है? तो ये तो जस्ट एक सोशल इश्यू था कि इसके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे यूएसए के लोग आपस में अपना व्यू पॉइंट चेंज कर देते हैं किसी भी चीज़ को गलत साबित करने के लिए, ठीक है? तो ये थी 1 नवंबर की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़। अब हम चलते हैं होमवर्क पे। Who became the first US president to receive South Korea's highest national honor, the Grand Order of Mugunghwa? इसके 4 ऑप्शंस है: बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।